हेलो बच्चों, तो आज ये डीसीवी सीरीज का वीडियो है, यानी कि डाउट क्लियरिंग वीडियोस। ठीक, तो आपके भी कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हैं, उन डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए सीधे डाउट पे आते हैं। आज का पहला डाउट ये है कि एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स दिए हुए हैं, स्फीयर ए, बी एंड सी। उनकी रेडियस नहीं गिवन है और रेडियस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेसेज ऑफ शेल सी। जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके इनर और आउटर शेल पे सर्फेसेज पे जो चार्जेस आएंगे उनका रेशियो पूछा जा रहा है। इफ कैपिटल क्यू, यानी कि आप देखिए ए बी सी पे जो चार्जेस गिवन है वो आपको पहले से दे दिया गया है, क्यू, 2q और -q, यानी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सेल सी जो है उसके ऊपर कितना फाइनल चार्ज आएगा इनर आउटर पे, वो रेशियो पूछा गया है। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है उसमें की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। पहला की पॉइंट जो है वो ये है कि आप ये याद रखिए कि जो इनर मोस्ट स्फीयर होगा, इनर मोस्ट स्फीयर के सब अंदर की तरफ, यानी उसकी जो इनर सरफेस होगी उस पे चार्ज 0 होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि स्फीयर ए की बात की जाए तो आप कहिए कि चार्ज ऑन, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, चार्ज ऑन इनर सरफेस, इनर सरफेस of innermost sphere will be equal to 0। पहली बात ये याद रखिए। ठीक, तो जो सबसे अंदर का स्फीयर है उसके अंदर वाली जो सरफेस है उस पे चार्ज क्या होगा, 0। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि किसी भी स्फीयर के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो टोटल चार्ज बना रहेगा। वो टोटल चार्ज ऐसा नहीं हो सकता है घट जाए या बढ़ जाए। ठीक, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर विल रिमेन कांस्टेंट। टोटल चार्ज यानी कि उसका इनर सरफेस और उसकी जो आउटर सरफेस है दोनों को मिला के जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कहीं जा थोड़ी सकता है भाई, आइसोलेटेड स्फीयर है तो कहीं जा नहीं सकता है। टोटल चार्ज ऑन अ स्फीयर विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। एक स्फीयर की जो आउटर सरफेस है और उसके आगे वाला जो स्फीयर होगा उसकी जो इनर सरफेस है, यानी आप कह सकते हैं कि अपोजिट फेसेस, जैसे कि ए की जो आउटर सरफेस और बी की जो इनर सरफेस है, इस पे जो चार्जेस होंगे वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ऑन ऑपोजिट फेसेस, ऑन ऑपोजिट फेसेस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड opposite charges will be there, है ना। तो ये 3 छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अब जरा मैं ये फिगर उठाता हूँ और जैसा चार्ज आपको गिवन है तो सबसे पहले क्या करिए कि चलिए फिगर को मैं सेंटर में लाता हूँ, बड़ा करता हूँ थोड़ा, है ना। और देखिए कैसे चार्ज दिया गया है। जो चार्ज आपको गिवन है, आपको कहा गया कि इनर वाले ए के ऊपर पहले जो चार्जेस गिवन है, हम एक काम करते हैं, पहले जो चार्ज गिवन है मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चार्जेस होंगे वो नीचे लिख देता हूं। तो यहां पे चार्ज मैंने दे दिया, इसको क्यू का चार्ज दिया गया था। थोड़ा कलर ठीक लूँ, साफ दिखाई दे आपको वीडियो में। तो इस वाले को मैं चार्ज दे देता हूं कि इस पर क्यू का चार्ज दिया गया। फिर इसके बाद दूसरे वाले को 2q का चार्ज दिया गया था। तीसरे वाले को -q का चार्ज दिया गया था। तो पहले आपने ऊपर मैंने वो लिखा है जो इनको चार्जेस दिए गए थे। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने पहला लॉ आपको बताया कि ए के इनर सरफेस पे कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि ए की इनर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, 0। तो ए के ऊपर टोटल चार्ज पहले q था, बाद में भी q ही रहेगा। तो अगर इनर पे 0 था तो बाहर वाले पे क्या आएगा, q आ जाएगा अनडाउटेबली। अब इस पे q है, मैंने एक लॉ यहां पे ये लिखा कि जो अपोजिट फेसेस होंगे आमने सामने वाली, तो ए की आउटर और बी की इनर, इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो अगर इस पे क्यू है तो इसके जो बी का जो इनर सरफेस आएगी उस पे आएगा माइनस का क्यू। ओके, क्लियर हो गई बात। एक लॉ मैंने ये लिखा आपके सामने कि किसी भी स्फीयर पे टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए, चार्ज घट या बढ़ नहीं सकता है। अब बी की अगर इनर सरफेस पे -q आ गया, अच्छा टोटल चार्ज जो बी पे पहले कितना था, 2q, तो इसका मतलब बी की आउटर सरफेस पे इतना चार्ज रखना पड़ेगा ताकि इनर और आउटर जोड़ के वो 2q के बराबर रहे। तो यहां पे क्या चार्ज होना चाहिए, यहां पे चार्ज होना चाहिए 3q। जब आप यहां पे 3q का चार्ज रखेंगे तो 3q और -q इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो वापस ये क्या आ जाएगा, 2q। करेक्ट।
तो इसलिए इसकी आउटर सरफेस पे क्या आ गया 3q। अब अगर इसके आउटर सरफेस पे 3q है तो जो C की इनर सरफेस आएगी उस पे इक्वल एंड अपोजिट का नियम अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा 3q का इक्वल एंड अपोजिट -3q। तो इसके आउटर इनर सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो -3q आ गया। ठीक, यहां पे -3q हो गया। अब आपको C के ऊपर देखना है कि टोटल चार्ज स्टार्टिंग में कितना था -q, अभी यहां पे -3q आ चुका है। तो आपको अब सोचना है कि इसकी आउटर सरफेस पे क्या चार्ज रखा जाए जिससे कि इसका टोटल चार्ज -q बना रहे। ठीक, तो आपको मिलेगा यहां पे, यदि मैं चार्ज रख देता हूं 2q के बराबर, तो 2q और -3q इन दोनों को जोड़ लीजिए, यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा -q। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। जब आपने चार्ज एक बार रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इसके बाद आपसे जो पूछा गया अब आप वो काम कर लीजिए। आपसे क्या पूछा था, इनर एंड आउटर सर्फेसेज ऑफ सी, इसके जो इनर और आउटर, तो पहले इनर का लेना है, तो यानी आप क्या क्या कह सकते हैं, सी की अगर बात हो रही है तो क्यू इन अपॉन क्यू आउट, क्यू इन अपॉन क्यू आउट, क्यू इन कितना हो गया -3q, तो -3q डिवाइडेड बाई क्यू आउट कितना हो गया 2q, है ना, क्यू कट जाएगा एंड द रेशियो विल कम आउट टू बी -3/2। सो दैट इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी दूसरा डाउट होता है तो आप मुझे भेजिए, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन।